हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पॉलिटिकल साइंस की कंटिन्यू क्लास चली आ रही है। यहाँ पे एक सीरीज में हम लोग क्लास कर रहे हैं, पूरा सिस्टमेटिक वे में क्लास कर रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। आज जो है चैप्टर 3 की लास्ट क्लास होने वाली है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे आज। इसलिए आप लोग ज़रूर इसका नोट्स बनाते चलिए। भले आप लोग थ्योरी की क्लास का नोट्स बनाइए या ना बनाइए, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़रूर इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 3 भी आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 करेंगे, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है। और मैं अपने नए व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्लास चल रही है बहुत ही सिस्टमैटिक वे से चल रही है। जो क्लास है, क्लास 12th के लिए यहाँ पे क्लास चल रही है, आप सभी को पता है। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है। पहले हम लोग थ्योरी की क्लास करते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन की क्लास करते हैं, ठीक है, Q&A। और फिर हम लोग सब्जेक्टिव Q&A यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर की क्लास करते हैं। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई जा रही है। बहुत ज़्यादा जो है आप लोग भटकिएगा नहीं। बहुत ही दूसरे जो स्टूडेंट है बहुत भटकते हैं, इधर-उधर करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये सारा सुविधा नहीं मिल पाता फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो इसलिए आपको भटकना नहीं है और बल्कि हमारे साथ इस चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहना है। आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। ज्योग्राफी की जो क्लास है ये भी शुरू कर दी जाएगी। 1 या 2 दिन में क्लास शुरू हो जाएगी और हम लोग लगे हुए हैं कि इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री एटलीस्ट ये 4 सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों की करवा दी जाए। एग्जाम से पहले-पहले 2024 में जिनका एग्जाम है उन सभी के लिए। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जहाँ से भी होंगे हिंदी माध्यम के बच्चे, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए आप लोग तो देखिए ही और साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी सजेस्ट कीजिए, ताकि वो भी यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल पढ़ाई हो रही है, कुछ अच्छी पढ़ाई हो रही है। ठीक। और मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया है। ये टॉपिक का नाम है कि क्या आप जानते हैं, इस तरह से है कि राज्य व्यवस्था, राजनीति और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर होता है? बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तीनों शब्द एक ही हैं और तीनों शब्द के मायने भी एक ही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये तीनों शब्द अलग हैं और तीनों शब्दों के मायने भी अलग-अलग हैं और इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जाकर के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की जो भी हमारे व्यूअर्स है, कंटिन्यू व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा कि मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार इसकी क्लास चल रही है। और इसका जो टाइम है, जो टाइमिंग है इसका रखा गया है, जो टाइम रखा गया है 8 पीएम, यानी कि 8 बजे शाम को 8 बजे पॉलिटी की क्लास रेगुलर चलती आ रही है और आप सभी बच्चे इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा। एक बच्चा बोल रहा था कि सर चैप्टर 2 का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये बता दीजिए। तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि चैप्टर 2 का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करवाया जा चुका है। तो जा करके आप वहां पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं जो भी क्लासेस होती है वो डाल दिया करता हूँ और अगर मुझे कभी पीडीएफ वगैरह आप लोगों से शेयर करना होगा तो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही करूंगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि सिलेबस का, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस का वीडियो मैंने बनाया है और इतने अच्छे से वीडियो आपको पूरे इंटरनेट, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। इसलिए सारे स्टेट बोर्ड के बच्चों से मेरी रिकमेंडेशन है, जो सिलेबस का वीडियो बनाया गया है वो जाकर के देखिएगा। बहुत ही डीप में जाके बनाया गया है कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन-सा चैप्टर हटा दिया गया है और बिल्कुल नए पैटर्न पे बेस्ड है, जिसका 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर का सेशन होने वाला है यहाँ पे। और ये 2 नंबर और 5 नंबर वाले दोनों मिक्स क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का अलग है और 5 नंबर का अलग है। जो छोटे-छोटे आंसर होंगे वो 2 नंबर के हो जाएँगे और जो बड़े आंसर होंगे वो 5 नंबर के होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन आंसर है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हमारी बातें होगी, जो भी मैसेज आपको देना था मैंने दे दिया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन पे आ जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो ध्रुवीयता व एक ध्रुवीयता के बीच अंतर स्पष्ट करिए। तो दो ध्रुवीयता कब हुई थी? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दो महाशक्तियों का उदय हुआ और फिर उन दोनों महाशक्तियों ने छोटे बड़े देशों को अपने अपने खेमों में अपने अपने गुटों में शामिल करना शुरू कर दिया और दुनिया दो गुटों में यहीं से बट गई। सबसे पहला बंटवारा यूरोप में हुआ था, ये मैंने अपने पहले चैप्टर में पढ़ाया है। तो जब दुनिया दो खेमों में बट गई तो ऐसी स्थिति को दो ध्रुवीयता कहा गया और यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। मेरा काम समझाना है, मैं सिंपल शब्दों में आपको समझा देता हूँ, बाकी लिखना आपके ऊपर है। और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखना जैसा लिखा गया है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में वहां पे एक दिशा निर्देश दिया रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो जरूरी नहीं कि आप मेरे शब्दों में दें, हालांकि ये बहुत ही सिंपल शब्दों में आंसर लिखने की मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी समझ है आप अपना लिख सकते हैं तो आप जरूर अपना लिखिएगा, नहीं तो ये परफेक्ट आंसर है। तो ये इस स्थिति को दो ध्रुवीयता कहा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। आप सभी को पता होगा सोवियत संघ का पतन हो गया। तो दुनिया में अमेरिका जो है अकेली महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ और इसी स्थिति को एक ध्रुवीयता कहा गया था। इसी स्थिति को एक ध्रुवीयता कहा गया था। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे में लिखा हुआ है, ठीक, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति बुश यानी कि जॉर्ज बुश का नाम आ रहा है यहाँ पे, उनके द्वारा सुझाई गई नई विश्व व्यवस्था की विशेषताएं क्या है अथवा नई विश्व व्यवस्था क्या है। हम सबको पता है कि जब यूनाइटेड नेशन ने इराक पे सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दे दी, इसी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। आपको विशेषताएं लिखनी है, क्वेश्चन पे बहुत बारीक नजर रखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में पूछा जा क्या रहा है, पूछा क्या जा रहा है आपसे। 1990 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ पे शायद छूट गया है, टाइपिंग एरर है। उनके शब्दों में नई विश्व व्यवस्था नई विश्व व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। ठीक, तो ऐसा लिख देना है आपको, उसके बाद अपना पॉइंट शुरू करना है। कि पहला उन्होंने कहा था कि दुनिया के देश भय तथा आतंक से मुक्त हो। ठीक है, उनके शब्दों में, जो जॉर्ज बुश थे उनके शब्दों में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तीसरा पॉइंट है विधि का शासन स्थापित हो, यानी कि कानून में जो जिस शासन की व्याख्या की गई यूनाइटेड नेशन के कानून में, उसका उसकी उसके हिसाब से दुनिया चले, दुनिया के देश चले, उसके रूल को फॉलो करे। चौथा है विश्व के सभी राष्ट्र स्वतंत्रता व न्याय को बनाने रखने में अपने दायित्व का निर्वहन करें। और जो पांचवा पॉइंट है समृद्ध समृद्ध हो सके तथा सबल राष्ट्र सभी राष्ट्र समृद्ध हो सके, यानी कि जितने भी राष्ट्र हैं वो रिसोर्सफुली रिच हो पाए, उनके पास संसाधन हो, पैसा हो, सब कुछ होना चाहिए। तथा जितने भी विकसित राष्ट्र है, जितने भी पावरफुल कंट्री है, वो जो है कमजोर देशों को, अविकसित देशों को अधिकार और सम्मान दे। ये उनका कहना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन से व्यवधान है, कौन सी बाधाएं हैं? क्या आपके विचार में इनमें से कौन सा व्यवधान आगामी दिनों में यानी कि आने वाले समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा? ये पूछा जा रहा है हमसे और 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है।
और पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, तो नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। वैसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अपने हैंडराइटिंग में बना हुआ रहता है, एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आपको भी इसी तरह से पॉइंट में लिखना, जैसा बॉक्स बनाया गया तो बॉक्स बनाने के लिए मत बैठिएगा, सीधा यहाँ पे लिख दीजिएगा वो लाइन और 3 कॉलम डाल करके लिख देना है आपको, ठीक है। ऐसे करके लिख दीजिएगा, ताकि होता है क्या है, जब इस तरह से आप लिखेंगे, जब आप इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होता है उसका ध्यान सीधा सीधा आपके कॉपी पे जाएगा और वो ज्यादा प्रभावित होगा आपसे। तो चलिए आ जाते हैं अपने सेशन पे। क्या है कि मतलब अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा जो है, 3 मुख्य बाधाएं हैं कि अमेरिका की संस्थागत बनावट है, अमेरिकी समाज की प्रकृति है, और तीसरा जो हो जाएगा नाटो। जी हाँ, आपने सही सुना, नाटो। पहला व्यवधान जो है, अब यहाँ पे आप पॉइंट में लिख सकते हैं और नंबरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट में लिखा है, आप 1 2 3 4 क ख ग घ, या रोमन में 1 2 3 4 ABCD ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत संरचना है। यहाँ जो है शक्तियों का बंटवारा है, शासन के 3 अंग है। 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इन सभी में शक्तियों का बंटवारा है, और यही संरचना जो है कार्यपालिका को सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल से रोकती है, बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाती है। पहला हो गया। दूसरा है दूसरा है कि दूसरी बड़ी अड़चन अंदरूनी भी है। यही पहली अड़चन भी अंदरूनी ही है और दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है। अमेरिकी समाज में अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है, अपनी प्रकृति में खोया हुआ है, अमेरिकी विदेशी सैन्य अभियान पर अंकुश रखने में यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। किसके बारे में बात की जा रही है? जो अमेरिकी समाज है, वहां जो रह रहे लोग हैं, वहां का लॉ है, इस सब के विषय में बात की जा रही है। लेकिन आपको इतना ही लिखना है। तीसरा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तीसरा है नाटो। अमेरिका का एक बहुत बड़ा हित जो है लोकतांत्रिक देशों के संगठन को कायम रखने में जुटा है, यानी कि एक साथ रहने में जुटा हुआ है। रीजन क्या है कि वहां की बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, यानी कि वहां के बाजारों में अमेरिका अपनी सामानों की बिक्री करता है, और इससे क्या होता है, अमेरिका में पैसा आता है और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है फलती फूलती है, आगे बढ़ती है। यही वजह है कि ऐसी संभावना लगाई जाती है एक्सपर्ट के द्वारा कि नाटो में शामिल जो देश हैं, जो अमेरिका के साथी हैं, वो उसके वर्चस्व पे कुछ हद तक अंकुश लगा सकते हैं, और यह भी है जो संभावना ही बनती है, ऐसा संभावना किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ कंप्लीट नहीं है, कुछ हद तक सही है, लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। जो 3 बातें थी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये भी ध्यान रखिए कि आपके विचार में, यहाँ हमारा विचार जानना चाह रहा है, यानी कि आपका विचार जानना चाह रहा है, जो भी इंडिविजुअल हैं उनका विचार जानना जानना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो जो हमारे विचार है यहाँ लिखना है आपको, मेरे विचार से जो तीसरा व्यवधान है यह आगामी समय में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है या होगा, क्योंकि जो अमेरिकी साथ के जो पश्चिमी यूरोप के देश है जो अमेरिका के साथ हैं, वो अमेरिका का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, पिछलग्गू का मतलब होता है कि जो भी अमेरिका कहे हाँ में हाँ मिला दीजिए, और अमेरिका अगर ना कहे तो ना मिला दीजिए। इसका अर्थ होता है पिछलग्गू बनना, और बहुत सारे पश्चिमी यूरोप के देश नहीं बनना चाहते, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ये सब नहीं चाहते हैं। जो यूरोप की देशों की जो साझा मुद्रा है यूरो, अमेरिकी डॉलर को बहुत ज्यादा टक्कर दे रही है मार्केट में। पश्चिमी यूरोप के कुछ देश हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ये कई ऐसे मुद्दे आए जहां जहां पर इन्होंने अमेरिका से अलग बयान दिया है, और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, ऐसी संभावना बनती है कि आने वाले समय में आर्थिक हितों की टकराह से संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक हितों यानी अर्थव्यवस्था, व्यापार और पैसा, इस सब की वजह से इन नाटो कंट्री के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, अथवा अमेरिकी प्रभुत्व का अर्थ बताइए। एक ध्रुवीय विश्व कहने का अर्थ है कि सीधा अमेरिकी प्रभुत्व के बारे में बात करना, सीधा अमेरिकी प्रभुत्व के बारे में बात करना कि विश्व की राजनीति में जब एक ही महाशक्ति का वर्चस्व हो,
और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय फैसले उसकी इच्छा अनुसार ही ली जा रही हो। ठीक है, कि अमेरिका का ही बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय फैसले में अमेरिका का ही दबदबा रहता है। चाहे विश्व बैंक अगर किसी को लोन देगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी देश को लोन देगी, एफएटीएफ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अगर इसको किसी को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालना होगा तो इसमें अमेरिका बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। यूनाइटेड नेशन में भी अमेरिका का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय है, जो मेजर अंतर्राष्ट्रीय निर्णय है, उसी के अनुसार लिए जा रहे हैं और इसी को एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में अमेरिका जो है, अमेरिका का विश्व व्यवस्था में काफी ज्यादा वर्चस्व है और इस बात से हम या आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन पर जब सैंक्शंस लगाने की माफ कीजिएगा, रसिया पर जो सैंक्शंस लगाने की बात आई, प्रतिबंध लगाने की बात आई, तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप के देशों ने भी उस पर सैंक्शंस लगाया। सिर्फ यूरोप ही नहीं, आप एशिया में चले जाइए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों ने भी, जो मेजर कंट्री है, सभी देशों ने, लगभग सारे मेजर कंट्री ने, अगर चाइना को छोड़ दें, इंडिया को छोड़ दें, तो सबने रसिया पे सैंक्शंस लगाया है। और ये बात की जा रही है कि रसिया को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो रसिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और इसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का होने वाला है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अभी भी अमेरिका, अभी भी दुनिया एक ध्रुवीय है। क्योंकि अगर बहुध्रुवीय रहती तो हो सकता था बाइपोलर, मल्टीपोलर होता, बहुध्रुवीय होता, छोटे छोटे देशों का समूह होता और सभी मिलकर जो अमेरिका का एफएटीएफ, अमेरिका जो रूस को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डालना चाहता है तो सारे देश मिलकर बचा लेते, लेकिन ऐसा संभव होता प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अभी जो है एक ध्रुवीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के वर्चस्व का प्रतिकार कैसे किया जाए, यानी कि अमेरिका का जो वर्चस्व है दुनिया में, इससे कैसे उबड़ा जाए, इसको कैसे नेग्लेक्ट किया जाए, कम किया जा सकता है, या हम उसको पूरी तरह से साइड कर सकते हैं। अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के संबंध में अनेक राजनीतिक विश्लेषकों की जो धारणाएं हैं उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के लिए अनेक राजनीतिक विश्लेषकों की धारणाएं निम्नलिखित है। एक लाइन आपको यहाँ पे जोड़ना है और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। कितने मार्क्स वाले हैं? 5 मार्क्स, 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर वाले ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा लंबा होता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको लिखना है, समझना है और आपको टॉपिक पॉइंट में लिखना है कि पहला टॉप पॉइंट हो जाएगा सैन्य गठजोड़, दूसरा होगा बैंडवैगन नीति। ऐसे करके लिखिएगा तो एग्जामिनर का क्या होगा, सीधा सीधा नजर आपके कॉपी पे पड़ेगा और उसको लगेगा कि नहीं आपको चीजें आती है। और यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। पहला है सैन्य गठजोड़। मौजूदा समय में, अब अगर आज की बात करें तो दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका सैन्य शक्ति के आगे में टिक सकता है। लेकिन अगर गठबंधन बना दिया जाए, सैन्य गठजोड़ बना दिया जाए, किन 3 देशों की बात हो रही है? भारत, रूस और चीन जैसे जो बड़े देश, ये सभी तीनों मिल करके अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इन तीनों का अपना अपना अलग इंटरेस्ट है, अपनी अलग रुचि है और आपस में विभेद भी है। जहां भारत चाइना का विभेद है, बहुत जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको लेकर के, बॉर्डर की समस्याओं को लेकर के। वहीं जो चाइना है और रूस है, इसके बीच भी एक छोटा सा जगह है, टापू टाइप का कुछ जगह है, मुझे नाम याद नहीं, उसको लेकर भी विभेद है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपस में विभेद है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, तो ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है। दूसरा है बैंडवैगन नीति। ये जो है, ये नीति क्या है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर देश हो उसके विरुद्ध ना जाए, बल्कि उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाए। भारत और अमेरिका की बात करें तो भारत के सामने अमेरिका बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्री है, तो भारत कभी भी अमेरिका के विरोध में नहीं जाएगा, इसके अनुसार, बैंडवैगन रणनीति के अनुसार। और अमेरिका के वर्चस्व तंत्र के भीतर ही भारत अपने हितों को साधने की कोशिश करेगा, जो अवसर है उसको फायदा उठाने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका से व्यापार कर सकता है भारत, और जाहिर सी बात है जो अमेरिका और भारत का व्यापार है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बहुत ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा अमेरिका और भारत का व्यापार होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा सकती है और निवेश, इन्वेस्टमेंट मंगवाए जा सकते हैं वहां से। तो ये कुछ बैंडवैगन रणनीति के तहत किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है दूर रखने या छुपा लेने की रणनीति। दुनिया के जितने भी देश हैं, मैं लगभग सभी देशों की बात कर रहा हूं यहाँ पे, खुद को अमेरिका की नजरों में चढ़ने से बचाते हैं। इसी वजह से वो अमेरिका की नजरों में नहीं आना चाहते, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका का वर्चस्व है दुनिया में। यह रणनीति छोटे देशों के लिए
आकर्षक हो सकती है, छोटे देशों के लिए तर्क संगत हो सकती है, लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे मैं बात करूं रूस, चीन, भारत या यूरोपीय यूनियन के जो बड़े देश हैं, उनके लिए ये रणनीति कारगर नहीं हो सकती है। उसके बाद है राज्येतर संस्थाएं। इनके द्वारा अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार किया जाए। जो स्वयं सेवी संगठन होते हैं, जो एनजीओ हैं, जो सामाजिक आंदोलन करता है, स्पेलिंग एरर है, मीडिया का कोई एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक, ये सब साथ आएंगे और विश्व में एक एक संस्था बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे और उसमें फिर जो अमेरिकी लोग हैं इसको भी शामिल करेंगे। वैसे अमेरिकी लोग जो अमेरिकी वर्चस्व की निंदा करना चाहते हैं, अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार करना चाहते हैं, ये सभी आएंगे और अमेरिकी नीतियों की आलोचना करेंगे, उसका प्रतिरोध करेंगे। तो ऐसा संभव हो सकता है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है कुछ हद तक कम किया जा सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 पॉइंट आपको लिख देना है एग्जाम में अगर पूछे तो यही कुछ 5-6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका नोट्स जरूर बना लेना है आपको, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। हमारा जो चैनल है, सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, मैं आपके कमेंट देखता हूँ, ठीक है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये क्लास फर्स्ट है और 2024 के स्टूडेंट के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पॉलिटी का टाइम आप सभी को पता है, 8 बजे शाम में। तो यहीं तक सेशन रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।